હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, આપણે પાછલા વિડીયોની અંદર જોતા હતા યુનિટ નંબર 1ની અંદર 1.5 टॉपिक। ओके, सो उसके अंदर हमने जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है, ओके, विद्युत परिपथ, उसके रिलेटेड जो जो टर्म्स आती है डिफरेंट लाइक वोल्टेज, करंट, रजिस्टेंस, ईएमएफ, कंडक्टेंस, ओके, वो सारे हमने देखी है और वो आईएमपी भी है। गेटिंग। अब आज हम बात करेंगे 1.6 के बारे में। गेटिंग। 1.6 क्या है? ओम्स लॉ। मैंने बहुत बार कोई ना कोई एग्जांपल दिया, उसमें मैंने लिखा तब बोला ओम्स लॉ, V = IR लिखता हूँ। ये याद रखने में बहुत इजी है। ओके, ये ओम्स लॉ है। अब ये कैसे आता है, किस तरह से हमें ओम्स लॉ को मतलब लिखना है, ओके, वो आज हम देखेंगे। तो यहाँ पे एक सिंपल सी पेज का स्क्रीनशॉट है, देखो। सो हमने एंड में देखा था डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमने देखा था। ये जो है ना, ये डिफरेंस दोनों में वो देखा था। सो मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। ये फिगर है, देखो। यहाँ पे अभी ये नहीं है, ये मैंने एक लाइन टू की, वो भी नहीं है। सिर्फ ये R1 है और R2 रजिस्टर 2 है, तो उसमें से करंट पास होगा? नहीं होगा। कब होगा? जब हम यहाँ पे ये जो बैटरी है उसको कनेक्ट करेंगे, तो ये क्या हो गया हमारा ईएमएफ। ओके, उसकी वजह से ये करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो ये R1 और R2 उसके अक्रॉस में बराबर है पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। तो ये ए एंड बी, ये दो पॉइंट है, ये दोनों के पॉइंट के बीच में जो भी वोल्टेज हो गया, वोल्टेज को हम बोलते हैं वी, और ए और बी के बीच में, तो ये क्या हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। मतलब ए और बी जो पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो दोनों का डिफरेंस। सेम हम सी एंड डी पे भी हम कर सकते हैं। ये सारे क्या हो जाएंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो हम सप्लाई देते हैं वो क्या हो जाएगा? हमारा ईएमएफ। डिफरेंस है ये हमने ऑलरेडी देखा था। आज हम बात करने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। अब ओम्स लॉ जो है बहुत आईएमपी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो ये ओम्स लॉ जो है मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। क्वेश्चन कैसे आता है? राइट या एक्सप्लेन ओम्स लॉ, ऑल्सो राइट लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, मीन्स ઓમનો નિયમ સમજાવો અને તેની મર્યાદાઓ લખો। આ મોस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ओके, 2 मार्क्स में भी आता है, 3 मार्क्स में भी आता है। तो कैसे करेंगे हम? तो देखो, पहले ये लिखा है कि ओम्स लॉ है क्या। ये जो डार्क लाइन ये जो है ना, ये बोल्ड फॉन्ट में जो है वो हमें याद रखना है। सिंपल मान लो कि एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है मानो। अब ये कंडक्टर के ये 2 टर्मिनल है। अभी कुछ सप्लाई नहीं दिया है वोल्टेज, तो कुछ करंट पास होगा? नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, वोल्टेज यहाँ पे मैं देता हूँ वी वोल्टेज देता हूँ सप्लाई। तो उसमें से करंट जो है कंडक्टर में से कितना पास होगा? आई। ओके, आई जितना करंट जो है वो पास होगा। कब? जब हमने वोल्टेज दिया तब। तो ये कंडक्टर के 2 टर्मिनल के बीच में जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो V, और उसकी वजह से जो करंट फ्लो होता है उसका जो है रेशियो वो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, मतलब अचर। ओके, सो V/I मतलब જે આપણે એક વાહક છે એ વાહકના બંને છેડાની વચ્ચે આપણે V વોલ્ટેજ આપીએ છીએ, તો એ વોલ્ટેજ V અને એના કારણે જે પરિપથમાંથી વીજ પ્રવાહ વહે છે એના ગુણોત્તરને, એટલે કે વોલ્ટેજ V આપણે આપીએ છીએ એ, અને એના કારણે જે કરંટ આ મળે છે વીજ પ્રવાહ, એનો ગુણોત્તર
એ કેવો હોય છે? કોન્સ્ટન્ટ. ओके गेटिंग? सो यहाँ पे यही लिखा है, देखो, इफ द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। लेकिन ये जो हमने बोला कि v बाय आई क्या होता है? कांस्टेंट, अचर। वो कब? टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। मतलब जे तापमान जे છે એ કેવું હોવું જોઈએ? અચળ. એ બદલાવું જોઈએ નહીં. तो यह प्रथम कंडीशन है, बराबर है। सो यहीं से ही हम लिमिटेशन लिखेंगे। सो इफ द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, रेशियो ऑफ वोल्टेज V, मतलब ये, ओके, वोल्टेज V अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, मतलब जो मैंने बताया ना, ये कंडक्टर है, उसके दो टर्मिनल के अक्रॉस में जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो, एंड करंट आई फ्लोइंग थ्रू इट रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब इसमें से जो करंट पास होगा उसका रेशियो ये V बाय आई वो कैसा रहेगा? ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। गेटिंग? समझ में आ रहा है? बहुत इजी है। तो जो तापमान अचल रहे तो જે વાહકના બંને છેડા પર જે વોલ્ટેજ આપણે આપીએ છીએ એ અને એના કારણે જે કરંટનું વહન થાય છે એનો ગુણોત્તર ઓલવેઝ કેવો રહે છે? અચળ। मतलब v बाय आई કેવું થઈ જશે? અચળ। याद रखना, ये ओम्स लॉ है। ओके, अब ये जो कांस्टेंट है, हमने बोला ना ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट को हम क्या लेंगे? वो क्या है? एक रेजिस्टेंस है आर। तो ये v बाय आई कांस्टेंट को हम क्या लेते हैं? रजिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे लिखा है दिस कांस्टेंट इज द रजिस्टेंस आर। तो कांस्टेंट क्या है? ये अचर रजिस्टेंस है, तो उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? आर। तो हमारे पास इक्वेशन कौन सा है? आर इक्वल टू आया v बाय आई। ओके, आर इक्वल टू क्या है? v बाय आई। तो हमें लिखना है तो लिख सकते हैं, ये आई को आर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो अलग तरीके से हमें लिखना है तो क्या लिखना है? हम क्या लिख सकते हैं? v इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं। ये याद रखने में बहुत इजी है, जब भी हम एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे तो उस पर से हम लिख सकते हैं। आर इक्वल टू लिखना है तो आई को नीचे ले जाओ तो क्या हो जाएगा? v बाय आई। आर आई इक्वल टू लिखना है तो आर को नीचे ले जाओ तो क्या हो जाएगा? v बाय आर। तो कहीं से भी आप लिख सकते हो, लेकिन ये याद रखना बहुत ईजी है, v इक्वल टू आई आर। लेकिन डेफिनेशन आपको याद रखनी है तो कैसे रखेंगे? ये v बाय आई जो रेशियो है, गुणोत्तर, ये क्यों रहे छे? ऑलवेज कांस्टेंट, अचल। और ये कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो ये v बाय आई इक्वल टू क्या हो गया? आर हो गया। लेकिन कंडीशन क्या है? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब जे तापमान है केवुं रहવું જોઈએ? ऑलवेज अचल रहવું જોઈએ। तो एक लिमिटेशन थी गई। ओके, मतलब एनी मर्यादा। तो देखो ये है आगे आर इक्वल टू वी बाय आई, ये हमने देखा है। अब देखो ये ग्राफ भी आपको ड्रॉ करना ज़रूरी है। उसमें कुछ नहीं है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे क्या है? वोल्टेज है, और एक्स एक्सिस पे क्या है? वोल्टेज है, एंड ये वाई एक्सिस पे क्या है? करंट है। मतलब वोल्टेज वर्सेस करंटનો આપણે શું દોરવાનો છે? ગ્રાફ। सो ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ओके, तो वो कैसे आएगा? जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे ना, वैसे वैसे करंट भी बढ़ता जाएगा। तो उसका ग्राफ कैसा आएगा? ऑलवेज लीनियर आएगा, ऐसा, ये ऐसा ग्राफ आएगा। जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे, मतलब वोल्टेज 1 है, करंट भी 1 आएगा। वोल्टेज ये है, करंट भी इतना बढ़ेगा। तो आप सभी पॉइंट को कनेक्ट करो, ज्वाइन करो, तो ये ग्राफ आएगा, ऐसा लीनियर आएगा। ओके, तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये ड्रॉ करना है एग्जाम के लिए, राइट। सो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे पहले लाइन में लिखा है कि ओम्स लॉ एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज V अप्लाइड टू अ कंडक्टर एंड करंट I पासिंग थ्रू इट। मीन्स કહેવાનો मतलब શું છે? ઓમનો જે લો છે એ શું બતાવે છે કે જે આપણે કંડક્ટરના અક્રોસમાં જે વોલ્ટેજ આપણે આપીએ છીએ ને V, અને એના કારણે જે કરંટનું વહન થાય છે ને I, આ બે વચ્ચેનો શું બતાવે છે? સંબંધ બતાવે છે। Getting? So Ohm's law simply show the relationship between voltage and current। વોલ્ટેજ અને કરંટ વચ્ચેનો શું બતાવશે? સંબંધ। કોણ બતાવશે? ઓમ્સ લો। બરાબર છે? ચલો,
अब यहाँ पे बहुत इजी है, R इक्वल टू क्या लिखा है, V/I। अब मैं आपको बोलूँ, ये लिखना इतना कंपलसरी नहीं है, ये बुक में लिखा हुआ है सिर्फ समझने के लिए, बाकी ये नहीं लिखोगे तो चलेगा ओम्स लॉ के अंदर नहीं है। सो जो वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो कितना हो, मान लो कि 1 वोल्ट हो, और उसमें से करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना हो, 1 एम्पियर हो, तो रजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, 1/1 मतलब 1, और रजिस्टेंस का यूनिट क्या आता है, 1 ओम। ओके, सो यहाँ पे ये बताया गया है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, तो आपको लिखना क्या है, देखो ये लिखना है पूरा, ये पहली लाइन लिखो तो भी अच्छा है कि वोल्टेज एंड करंट का क्या बताता है रिलेशन। बाद में ये आपका लो लिखना है पूरा, ये इक्वेशन, राइट। उसके बाद ये इक्वेशन आपको लिखना है अच्छी तरह से, देन ये ग्राफ ड्रॉ करना है। और आपको 3 मार्क में आए तो आपको ये लिमिटेशन जो है ओम्स लॉ की, मतलब ओम्स लॉની મર્યાદા એ પણ આપણે લખી દેવાની, બરાબર છે। અલગથી 2 માર્કમાં પૂછાય તો ખાલી આટલું જ લખવાનું, જેટલું પૂછ્યું એટલું લખવાનું માર્ક્સ જોઈને, બરાબર। તો ચાલો, ઓમ્સ લॉની મર્યાદાઓ કેટલી છે, કઈ કઈ છે। सो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, तो पहले ही मैंने बोला, एक हमने ऑलरेडी देखा, यहाँ पे लिखा है कि इफ़ द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, जो तापमान अचल होय तो ज, मतलब तापमान जो बदलाई गયું तो ओम्स लॉ केवो छे त्या आपणाथी यूज थशे नहीं। गेटिंग? सो यहाँ पे लिखा है, देखो सेकंड पॉइंट, मोreover टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, बराबर। तो टेम्परेचर है, तापमान ए केवुं रहेवुं जोईए, ऑलवेज अचल ज रहेवुं जोईए। जो तापमान ज्यां बदलाशे त्यां आपणाथी ओम्सनो लॉ जो छे ए आपणाथी लागू पड़शे नहीं। ओके, सो वी कैन नॉट अप्लाई ओम्स लॉ इफ द टेम्परेचर इज चेंज या टेम्परेचर इज नॉट कॉन्स्टंट, बराबर। मतलब जो तापमान अचल ना होय अने बदलाया करतुं होय तो त्यां आपणे ओमनो नियम जे छे ए लागू करी सकता नथी। एटले एक लिमिटेशन थई गई कि एनी मर्यादा थई गई कि तापमान केवुं होवुं जोईए, अचल ज होवुं जोईए। ओके, सो टेम्परेचर शुड रिमेन्स कॉन्स्टंट, तो ये एक लिमिटेशन हो गई, इजी है। अब दूसरी लिमिटेशन आपको मैं बोलूँ, ये ग्राफ पे से आप याद रख सकते हो। ये ग्राफ कैसा है, ऐसा किसका आता है, लीनियर का। सो लीनियर का आता है, उसको बोलते हैं लीनियर ग्राफ। उस पे से आपको याद रखना है कि ओम्स लॉ जो है ना, वो ओनली लीनियर कंपोनेंट जो आता है मटेरियल, उस पे ही अप्लाई होता है। नॉन लीनियर डिवाइस जो होते हैं ना कंपोनेंट, नॉन लीनियर, उस पे अप्लाई नहीं होता। एग्जाम्पल बोले तो सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर मटेरियल। नॉन लीनियर डिवाइस लिखो तो आप लिख सकते हो डायोड, ट्रांजिस्टर। ये जो सब मैंने लिखा ना अभी, आपको नया लग रहा होगा, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये हमारा जो यूनिट नंबर 5 है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, उसमें सब कुछ हमें पढ़ना ही है। तो ये डायोड, ट्रांजिस्टर एक ऐसे डिवाइस है या कंपोनेंट है नॉन लीनियर, बराबर। ये लीनियर मतलब जो रजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर जो आता है ना, आर, एल, सी, ये सारे क्या है, लीनियर कंपोनेंट है, लीनियर डिवाइस है, राइट। तो उस पर हम ओम्स लॉ जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉन लीनियर डिवाइसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो कौन कौन से एग्जांपल, डायोड, ट्रांजिस्टर, आपको ऐसा लिख देना है, राइट। सो वी कैन से दैट ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू दी नॉन लीनियर मटेरियल और डिवाइस। मटेरियल मतलब सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सारे क्या है, नॉन लीनियर मटेरियल हैं। सो यहाँ पे लिखा है ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द मटेरियल्स। ओके, मतलब શું છે કે ઓમનો જે નિયમ છે એ બધા મટીરિયલ પર લાગુ પાડી શકતા નથી, બરાબર। કયા કયા, તો એક જે નોન લિનિયર આવે ને, અહીંયા શબ્દ નથી વાપર્યો નોન લિનિયર, પણ मैं તમને કહું છું નોન લિનિયર જે કમ્પોનન્ટ આવે, બરાબર, ડિવાઇસ આવે, તો તેના પર લાગુ પડી શકતા નથી। દાખલા તરીકે ડાયોડ, ટ્રાન્ઝિસ્ટર, મેં જે તમને બતાવ્યું એ, અથવા તો આ લખવું હોય તો મટીરિયલ લખવું હોય તમારે, પદાર્થ, तो सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन कार्बाइड, તમે લખી શકો છો, બરાબર છે।
सो 2 लिमिटेशन हुई ओम्स लॉ की, कौन कौन सी हुई ये आपको याद रखनी है अच्छी तरह से। गेटिंग? सो ओम्स लॉ मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, तब हम यूज़ कर सकते हैं। कांस्टेंट नहीं हो तो नहीं यूज़ कर सकते। एक लिमिटेशन हो गई, मर्यादा। जो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वोल्टेज एंड करंट का जो गुणोत्तर है, रेशियो, वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। सो कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो क्या लिखते हैं, ये आ गया ओम्स लॉ। सिंपल तरीके से आपको याद रखना है। ओके। सो और लिमिटेशन आपके मोस्ट एमपी है। ओम्स लॉ मैंने आज बताया मोस्ट एमपी है। ये लिमिटेशन क्या है, 2 लिमिटेशन है। एक तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तापमान अचल होવું જોઈએ, जो बदलाय तो આપણે એને લાગુ પાડી શકતા નથી। અને બીજું છે કે બધા મટીરિયલ, બધા પદાર્થો ઉપર લાગુ પાડી શકતા નથી ઓમ લૉને। દાખલા તરીકે આ જે સેમિકન્ડક્ટર, સિલિકોન કાર્બાઇડ આ જે છે એના પર નથી લાગુ પાડી શકતા। કેમ? કારણ કે આ જે મટીરિયલ છે એ કેવું છે, નોન લિનિયર છે। એમાંથી જે બને છે કમ્પોનન્ટ, સાધનો, એ કેવા છે, નોન લિનિયર। દાખલા તરીકે ડાયોડ, ટ્રાન્ઝિસ્ટર, આ એકચ્યુઅલી ઘણા બધા છે। એસસીઆર, સેમિકન્ડક્ટર મટીરિયલમાંથી જે બને છે એ બધા જ આવશે, બરાબર છે। ડાયક, ટ્રાયક, પણ તમારે 1 થી 2 નામ યાદ રાખવાના। ડાયોડ, ટ્રાન્ઝિસ્ટર, આ સેમિકન્ડક્ટર मटेरियल बनेना कंपोनेंट है। गेटिंग? सो ये 2 लिमिटेशन आपको याद रखनी है, मोस्ट आईएमपी एंड ओम्स लॉ। ये मोस्ट आईएमपी। ओके। और ये ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस का जो कंपेरिजन है, सरखाम, ये पण आईएमपी है। राइट? सो नेक्स्ट विडियो में आप जोईशुं अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम विषे। ये तमने थोड़ी आइडिया आपी दूँ कि अपना घरनी अंदर जो वीजળી आवे छे, बराबर है, એ કઈ આવે, એસી या ડીસી? આપણે વાત કરી હતી આગળ, કઈ આવે છે, એ એસી આવે છે। તો એસી આવે મતલબ, એસીનો મતલબ શું છે, અલ્ટરનેટિંગ કરંટ। તો જે આપણા ઘરે જે વોલ્ટેજ આવે છે અલ્ટરનેટિંગ, એ કેવી રીતે જનરેટ થાય છે એ આપણે જોવાનું છે। મતલબ અલ્ટરનેટિંગ મતલબ આ રીતના સાઇન વેવ, બરાબર છે। આ કેવી રીતે બને છે, કેવી રીતે અલ્ટરનેટિંગ કરંટ એસી જે છે ઈએમએફ એ કેવી રીતે જનરેટ થાય છે આપણે જોવાનું છે। આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું। રાઈટ?